Good afternoon to all. My name मेहुल प्रजापति. मैं गोविंदपुरा प्राइमरी स्कूल, स्टेट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट महसाना, तहसील विजापुर से आ रहा हूँ. मेरी स्कूल एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है और यूँ तो मैं कक्षा 6 से 8 में सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी स्कूल में जो NEP 2020 के तहत कक्षा 5+3+3+4 के अनुसंधान में ये नवाचार जो छात्र आते हैं बाल वाटिका और कक्षा 1 में, तो गांव में जो छात्र आते हैं वो सीधे ही बाल वाटिका और कक्षा 1 में आते हैं. वहाँ प्री नर्सरी स्कूल ऐसा होता नहीं है. तो जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो सबसे पहली दिक्कत यही होती है कि बच्चे स्कूल में आके टिके. जब वो नियमित स्कूल में आएंगे तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगी. तो इसके लिए मैंने बाल वाटिका और कक्षा 1-2 के 45 स्टूडेंट पर ये नवाचार किया है. नेक्स्ट. ओके. तो एक्टिविटी या इम्प्लीमेंट की बात करूँ तो मैं जो NEP 2020 की तरह डिजिटल टॉय निर्माण के अंतर्गत मैंने ऐसे सोचा कि मेरी स्कूल में सभी जो संसाधन है, जैसे स्मार्ट पैनल है, कंप्यूटर लैब है, तो ये सारी संसाधन उपलब्ध है. तो मैंने सोचा कि कक्षा बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 के छात्र भी इसका लाभ ले और वो भी घर पे मोबाइल और ये सब देखते ही है. तो मैंने जो उनका प्रारंभिक शिक्षा है उसका समन्वय इसके साथ किया और मैंने सबसे पहले ऐसे कार्ड निर्माण किए. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से उसकी मदद से वो कार्ड तैयार किए, उसका कटिंग कर कर बच्चे जुड़ते थे. फिर मैंने ऐसे सोचा कि इसकी जगह मैं बच्चों को स्मार्ट पैनल और टैबलेट और मोबाइल में भी ऐसी गेम खेल सके. इसके लिए मैंने jigsaw-planet.com की मदद से ऐसे क्वाड बनाए जिसमें वो मोबाइल, टैबलेट और हमारे गुजरात में ज्ञानकुंज परियोजना है जिसकी तहत इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल भी कक्षा में उपलब्ध है. तो इसका लाभ लेते हुए मैंने यह किया है जिससे छोटे बच्चे जो स्कूल में आते थे तो वह रोते थे और ऐसा करते थे, तो उन बच्चों को मैं अपनी क्लास में ले जाता था और उनको इसके साथ जुड़ा. तो वो बच्चे बहुत ही आनंद के साथ वो खेलने लगे, वो जुड़ने लगे और वो बहुत खुश भी हुए. तो वैसे वैसे वो जब भी होते थे तो वो सामने से मेरे पास आते थे, सर आज लास्ट पीरियड में हमें भी ये गेम के साथ जुड़ना. तो इस तरह इस सभी छात्रों को यह किया गया है. नेक्स्ट. जिसमें ऐसे जो कक्षा में आते हैं उनके बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 में, तो ऐसे चित्र मैंने पसंद किए जो उनके बुक में भी थे. तो वैसे चित्र और कुछ चित्र तो ऐसा था कि जैसे बफेलो, तो मैंने गांव में एक बच्चे के घर गया और उसी बफेलो का चित्र लिया और उसका ही मैंने जिक्सो निर्माण किया. तो उसने ऐसा बोला ये तो मेरी भैंस है. तो वैसे बच्चे भी वहाँ खूब खुश होते थे. तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे इस चित्र के छोटे छोटे टुकड़े में उसका विभाजन हो जाता है और बच्चे ड्रैग और ड्रॉप की मदद से वो चित्र जोड़ते हैं. कई बार गलत भी जोड़ देते हैं और गलत जोड़ते जोड़ते कुछ बच्चे उसमें हंसने भी लगते हैं. कोई पैर ऊंचा कर देता है, कोई ऐसा कर देता है, पूंछ आगे लेके आता है. तो सब बच्चों को उसमें बहुत ही आनंद आता था. नेक्स्ट स्लाइड.
हाँ, तो इसमें मैंने सीटी का समन्वय ऐसे किया, जैसे डिकम्पोजिशन, बड़ी जानकारी जैसे पशु पक्षी फल आदि को छोटे चित्र और पजल टुकड़ों में विभाजित किया गया है मैंने पहले, सबसे पहले। उसके बाद पैटर्न फॉलो में बच्चे समान रंग आकृति या हिस्सों को पहचान कर उन्हें जोड़ते हुए पूरा चित्र बनाते थे। तो वो पहले जो भूल करते थे, तो वो देखने लगे कि समान रंग देखने लगे, उसका आकार देखने लगे और सभी का वो अवलोकन करने लगे और उसके मुताबिक वह चित्र को पहचानने लगे। एब्स्ट्रक्शन में बच्चे केवल जो पार्ट्स है उस पर फोकस करने लगे और जो ज़्यादातर पार्ट्स है जो बिन जरूरी है वो स्वयं ही उसे इग्नोर करने लगे। और लास्ट में अल्गोरिदम थिंकिंग, तो पजल के टुकड़ों को चरणबद्ध तरीके से लगाकर वह चित्र पूर्ण करने लगे। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ जो चैलेंजेस थी, तो मैंने पहले भी कहा कि बाल वाटिका और कक्षा 1-2 के छात्र जो छोटे होते और उनकी समझ में ध्यान में रख कर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती थी, समय भी ज़्यादा लगता था उनको उस करने में, तो धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगे। नेक्स्ट। उसी तरह बच्चों को जैसे जैसे वह यह गेम खेलने लगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा, वैसे वैसे वो बच्चों के सामने जो चुनौतियाँ थी, जो कठिनाई थी, वो कम होने लगी। जो इसका प्रभाव है, तो इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि बच्चे आसपास के पर्यावरण के पशु पक्षी और जो फल सब्जी जो उनके सिलेबस में आते हैं, तो उनको पहचानने लगे, टीचर उनकी जानकारी देने लगे और बच्चे भी वह जानकारी के अनुसंधान में कुछ वाक्य खुद बोलने भी लगे, तो उनका श्रवण और कथन कौशल्य भी उसमें विकसित हुआ। उसी तरह बच्चे इस डिजिटल उपकरण के माध्यम से वो भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान उसी के साथ कक्षा से लेने लगे और जानने लगे, जो टेक्नोलॉजी के संसाधन है उसके बारे में भी वह जानने लगे। एक, हाँ, वो जस्ट वीडियो जस्ट ओपन कर दो, 1 मिनट का ये वीडियो। गवर्नमेंट स्कूल के टोटल स्टूडेंट है। ડિજિટલ નિર્માણ અંતર્ગત બાલવાટિકા અને ધોરણ 1 તથા 2ના વિદ્યાર્થીઓ આસપાસના પર્યાવરણના પશુ પક્ષીઓ પ્રાણીઓ શાકભાજી ફળો તથા અધ્યયન નિષ્પત્તિ મુજબના અન્ય ચિત્રો મોબાઈલ ટેબ્લેટ કે જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શાળાઓને મળેલ સ્માર્ટ પેનલની મદદથી પઝલ સ્વરૂપે રમતા રમતા બનતા ચિત્રને ઓળખે છે અને તેના વિશે વિશેષ માહિતી શિક્ષક દ્વારા મેળવે છે। વિદ્યાર્થીઓ આસપાસના પર્યાવરણના પશુ પક્ષીઓ પ્રાણીઓ શાકભાજી ફળો તથા અધ્યયન નિષ્પત્તિ મુજબના અન્ય ચિત્રો પઝલ સ્વરૂપે રમે છે અને બનતા ચિત્રને ઓળખે છે। આ ઉપરાંત આ પ્રકારના વિવિધ પઝલ કોમ્પ્યુટરની મદદથી તૈયાર કરી તેની પ્રિન્ટ કરી તેના આકાર મુજબના કટિંગ કરી તે તેના વિવિધ ભાગ પર વિદ્યાર્થીઓ ગોઠવીને ચિત્ર બનાવે છે અને ઓળખ કરે છે। પઝલની આ રમતો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં જોવા મળતી શૈક્ષણિક અસરકારકતા, જેમાં વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મક કૌશલ્યનો વિકાસ થાય છે। વિદ્યાર્થીઓમાં પશુઓ પ્રાણીઓ પક્ષીઓ ફળ શાકભાજી તથા અન્ય એકમ અનુરૂપ ચિત્રોથી માહિતગાર થાય છે। આ રમતો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં જિજ્ઞાસા વૃત્તિ અને તેમની વૈચારિક શક્તિનો પણ વિકાસ થાય છે। આમ તૈયાર કરવામાં આવેલી આ પઝલ વિદ્યાર્થીઓ ઘરે પણ Any questions? Okay. Thank you. Okay, the next one is Mohan Patel, Pankaj Kumar Lakshmichand from Bahecharpura Primary School, Gujarat.
दोनों हैं दोनों। चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोट पटेल पंकज कुमार, गुजरात से आया हूँ मैं। मेरे स्कूल का नाम है बेचोपुरा प्राइमरी स्कूल, जो शामलाजी में है। वो एक बड़ा तीर्थधाम स्थान है। तो मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट है सेव वाटर, पानी बचाओ। तो मेरे स्कूल में मैंने देखा कि बहुत बच्चे पानी का वेस्ट बहुत कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ दिक्कत क्या है, और जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं चलता है कि पानी की क्या वैल्यू है। तो मुझे बच्चों को ये समझाना था कि आप पानी का सेव करोगे तो अगली पीढ़ी को कैसे फ़ायदा होगा, ये मुझे समझाना था। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ और हमारी 1 से 8 तक स्कूल है। तो मैंने सोचा कि कोई एक क्लास का बच्चे को ये प्रोजेक्ट लेते हैं तो इसमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो कॉम्पिटिशनल थिंकिंग अंतर्गत मैंने देखा, तो सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड 7 के बच्चों को एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद मैंने बच्चों को बोला कि भाई तुम अपने मुताबिक आपके घर में पर डे कितना पानी यूज़ करते हो। तो सभी बच्चों ने अलग अलग अपने कागज़ में लिखा। तो मैंने देखा तो बहुत बच्चे ऐसे थे कि जहाँ मेंबर कम थे और पानी का यूज ज़्यादा था, और बहुत बच्चे ऐसे थे कि जो पानी कम यूज़ कर रहे थे और उनके सभ्य ज़्यादा थे। तो इसके बाद मैंने देखा कि अभी पता चल गया कि कहाँ दिक्कत है। तो हमने सोचा कि हमारी जो स्कूल थी, स्कूल के आजू बाजू में जो बच्चे आते थे उसके घर जाके हमने मुलाकात ली। हमारे दूसरे भी टीचर, प्रिंसिपल वगैरह, हम सब साथ में गए और वाले पेरेंट्स को हमने सब चर्चा की। पेरेंट्स को बताया कि आप पानी कैसे यूज करते हो, क्या सब कुछ समझाया, पानी बचाने से क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ टॉपिक्स समझाया उनको कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ कितनी दिक्कत है। तो पहले दिन तो हमको कुछ रिजल्ट मिला नहीं। सब समझाया हमने कि पानी आप जितना ज़रूरत है, जैसे कि गाड़ी धोना है तो 1 बाल्टी की ज़रूरत है तो 10 बाल्टी क्यों यूज़ कर रहे हो। नल चालू है, अगर 2 बाल्टी भर गई है तो नल बंद करो। ऐसा कुछ थोड़ा समझाया जैसे पानी सेव होता है। तो फिर हम क्या किया, तो 15 दिन के बाद फिर से हम मुलाकात की पेरेंट्स की। तो हमने देखा तो जो हमने पहले दिन जो हमको समझाने में दिक्कत हुई, वो जब हम 15 दिन के बाद गए तो बहुत इम्प्रूवमेंट मिला हमको। तो जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मिल गया। अब हमने हमारी स्कूल में देखा बच्चों को, तो हम वीक में 1 बार 2 बार लेक्चर लेते थे। तो बच्चों ने जो हमको बोलना पड़ता था कि बच्चों काम पूरा हो गया है, आप नल बंद कर दीजिए, ये वगैरह बोलना पड़ता था। तो नहीं, वो अपने आप समझ जाते थे। तो ये एक तो बेनिफिट मिला हमको। इसके बाद हमने फिर से उन लोगों को, बच्चों को बोला कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो आपने पानी जो हमने बोला था इसके मुताबिक आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया। तो सबने बच्चों ने देखा, तो बच्चों ने बताया कि सर हम जो पानी का जहाँ हमारी ज़रूरत थी इतना हम पानी यूज़ करते थे, जहाँ ज़रूरत नहीं तो हम नल बंद कर वगैरह, जो हमको इम्प्रूवमेंट करना था इसे इम्प्रूवमेंट किया। तो वो तो हमारा मकसद क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखा हमें फ़ायदा कहाँ हुआ। हमारा मेन मकसद था कि सेव वाटर, कि पानी को कैसे बचाना है। कि हमें खुद पता है, अभी हमें बहुत कंट्री में देखते हैं कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ कितनी दिक्कत होती है। अभी हमारे गुजरात में यानी अपने इंडिया में इतना इश्यू नहीं है पानी का, पर हमें बच्चों को समझाना था कि आप पानी, आज की पीढ़ी अगर पानी का बचाव करेगी तो अगली पीढ़ी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये मकसद तो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा, तो हमारे स्कूल में अभी देखो, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि सब गवर्नमेंट बिल वगैरह भरते हैं, इसलिए कोई खास ध्यान रखता नहीं है। तो हमें बोलना पड़ता था कि भाई रिसेस हुआ है, लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, ये बोलना पड़ता। पर जैसे मैंने पानी वाला प्रोजेक्ट किया, इससे फ़ायदा मुझे कहाँ हुआ, स्कूल में वो वर्ग में जैसे रिसेस हुआ तुरंत बटन बंद कर दे स्विच,
बेनिफिट वहाँ मिला हमको, सिर्फ लाइट बंद। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारा 2 महीने का बिल जो 4,000 आता था, इसके अगले डायरेक्ट 25% लेस हो गया, वो पूरा बेनिफिट हुआ। अब हुआ क्या कि हमारा क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में 3-4 महीने हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। तो हम पेरेंट्स मीटिंग में जो हमने डोर टू डोर कांटेक्ट किया था, उनको पेरेंट्स को हमने बताया कि भाई हमें तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ हमें जो मिले। तो पेरेंट्स ने बोला कि सर आपने जो पानी का प्रोजेक्ट तो हमें बहुत अच्छा लगा, वैसे हम जो पानी वेस्ट कर रहे थे वो तो हमने बहुत बेनिफिट हुआ, पर हमारे बच्चों ने कि हमें जो कुछ ऐसी चीज़ सीखी कि जिन्हें हमें मकसद वो नहीं था कि ये बच्चे ऐसे कर सकते। जैसे कि मैंने लाइट वाला बताया कि भाई लाइट काम नहीं है, तो ये बच्चों को जहाँ लगता था कि ये काम गलत है तो इम्प्रूवमेंट करने लगे। तो इससे मेरा जो मकसद था भाई सेव वाटर, पानी बचाओ, इससे हमारा मकसद क्लियर हो गया। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? हेलो सर, आप किस आधार पे कहता है कि भारत में पानी की कमी या किल्लत नहीं है? नहीं, बात सही है सर, पर मुझे तो लग रहा है कि जैसे दूसरे कंट्री में प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम तो हमारे देश में तो नहीं है। आधार वो नहीं भाई, होगा ऐसा नहीं है भाई, अपना देश बहुत बड़ा है, होगा। पर जैसे अभी कहाँ कोई स्टेट कंट्री ने बोला था कि भाई हम पानी नहीं दे सकते, आप पानी को बचाओ, तो ऐसा हमारे इंडिया में तो नहीं है ही। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अपने इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम, पर इतना भी प्रॉब्लम नहीं है खतरनाक कि वो कि हम पानी देना ही बंद कर दें। अपनी गवर्नमेंट ये नहीं बोले कि भाई नहीं कल से आपको पानी नहीं मिलेगा, कल से आपको नहाना नहीं है, ऐसा कोई कभी गवर्नमेंट में बोला अपने को पेपर में था अभी 1 साल के पहले किसी को? मैं वो बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं पानी अपने देश में दिक्कत है, वो मैं गारंटी के साथ नहीं बोलता। मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। भाई 1 से 8 बच्चों को समझाना है तो वो ऐसे ही समझाएंगे, ऐसे थोड़े बोलेंगे यार वहाँ, वो तो बच्चा बोलेगा सर वहाँ तो दिक्कत है, आप क्यों हमें समझा रहे हो। मुझे बाकी आपकी बात सही है, आपके लेवल से आप सीख बोल रहे हो, पर मैं तो 1 से 8 तो बच्चे को समझाना है, तो इस लेवल से तो मैं ऐसा ही हूँ। Sir, actually I just want to ask you कि sir it is actually CTIS, तो यहाँ पे CT क्या यूज़ हुआ है? ये एक्चुअली सेविंग ऑफ वाटर था, तो बच्चों ने क्या किया इसमें? कॉम्पिटेशनल थिंकिंग में मैम क्यों क्या नहीं किया? जैसे कि पानी का समस्या था, वो समस्या का समाधान किया। इसके अलावा जो भाई लाइट बिल का भी उन्होंने सोचा, भाई मेरे हिसाब से तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई नहीं, हमने उनको एग्जाम्पल दिया ना, सभी उनको एग्जाम्पल दिया भाई पानी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम ये भाई आप ऐसे करोगे तो ऐसे फ़ायदा होगा। हमने ग्रुप भाई बच्चों का ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद समझाए उनको, भाई फ़ायदा भी समझाए ना। फ़ायदा समझाने के बाद हमने जो हमको भाई जो दिक्कत थी अलग अलग एग्जाम्पल दे के हमने किया। इसके बाद भाई भाई हमारा जो मेन मकसद था वो सेव वाटर का, वो सेव वाटर का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। इससे मतलब फ़ायदा में जो बच्चों ने भाई सेव वाटर से फ़ायदा हुआ, इससे भाई बिजली कैसे बचाया जाता है वो इससे एक टॉपिक को मैं क्लियर किया, इससे फ़ायदा उसमें हुआ कि बिजली का भी बचत हुआ वहाँ। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि वो सेव फ्यूल और सेव इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यूज़ किए,
जैसे कि मैंने भी अपने क्लास में वैसे बिना एज ए एक्सपेरिमेंट या कोई सीटी यूज़ किए हुए एज ए जनरल हम लोग उनको बोलते हैं ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, वाटर सेव करो, तो कई बार बोलने के बाद भी वो चीज़ ये नहीं करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो हाँ जाएगी। मैडम, हाँ सही बात है आपकी, पर मुझे भी यही प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने ये सेव वाटर वाला प्रोजेक्ट लिया। तो सेव वाटर वाला प्रोजेक्ट लेने से मैंने तो बोला नहीं था बच्चों को कि भाई तुम ये करो, वो तो अपने आप, जैसे मैंने सेव वाटर का हमने समझा कि पानी कैसे बचाव करते हैं। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ऐसा उनको क्या किया या मतलब क्या बताया कि जैसे वो आपकी बात मानने लगे। मेरा ये क्वेश्चन है क्योंकि मैं बहुत बार ये करके देख चुकी हूँ। वो एज इट इज़ रहता है, फैन ऑन रहता है, लाइट ऑन रहती है, वो मतलब अपना वो काम करते रहते बट वो ऑफ नहीं करते। हाँ नहीं सही है, पर वो तो मैंने मैंने मेहनत भी किया ना भाई, सेव पानी बचत करने के लिए मैंने जो क्लास ली है, तो क्लास में बच्चों को अच्छा लगा होगा भाई कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो पानी का बचाव के साथ भाई और भाई क्या कर सकते हैं। तो जैसे सही। बच्चों को पता चला कि सर ने बोला कि भाई पानी की जरूरत है, नल बंद कर दो, तो पानी जो नल की डोल की बाहर जाता है वो वेस्ट बन, इससे बच्चों को लगा कि भाई आज अभी जो बच्चा बाहर निकला क्लासरूम से, तो उसको लगा कि भाई अभी पंखे की जरूरत नहीं है तो स्विच बंद करेगा, वो तो अपने आप। छोटी छोटी बातों से आपने बताया। हाँ, अरे ठीक है, तो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने छोटी छोटी चीजें बताई। हाँ। प्रॉब्लम बड़ा था पर आपने छोटी छोटी चीजों से बताया कि 1 से 8 की स्कूल में और क्या कर सकते हैं हम। सही है। हाँ। करेक्ट। So the third one is Brinda Patel from Salujina Muada Primary School, Daboda. गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ पटेल वृंदा। मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। मेरी स्कूल का नाम है सालुजीना मुआड़ा प्राइमरी स्कूल। मेरा टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर बैलेंस डाइट, अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू हेल्थ ईटिंग। नेक्स्ट, आज मैं आप सबको बैलेंस के डाइट के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। वैसे तो हमें पता है कि अक्सर बच्चे ब्रांड नेम और टेस्ट के हिसाब से खाना खाना पसंद करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो खा रहे हैं वो उनके लिए कितना अच्छा है। वैसे तो हम ये मानते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, बट एज अ टीचर हमें पता है कि बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ खाने के ऊपर डिपेंड रहता है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं मेरी स्कूल में देख रही थी, मेरी गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ MDM का खाना आता है, मिड डे मील का, तो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे और घर का खाना खाते थे या बाहर फूड स्टॉल से खाना लेके खाना खाते थे। तो ये सोचा मैंने कि मैं सीटी की हेल्प से कैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब हेल्प से कैसे इसका सॉल्यूशन करूँ। तो मैंने 3 एक्टिविटीज़ की है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 1 है, इसमें सीटी की डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजीज के बेस पे है। इसमें वीकली फूड लॉग मतलब बच्चे को मैंने बोला, स्टूडेंट को, कि आप जब सुबह में उठते हो तब क्या ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, तो वो उनको लिखना था। फिर लंच है, इवनिंग ब्रेकफास्ट है और डिनर है, और इसके अलावा दिन भर में बच्चे कुछ ना कुछ खाना खाते रहते हैं, बिस्किट्स है, फ्रूट्स है, कुछ भी, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम भी उनको बनाना था। ऐसा करके मैंने 1 वीक का डेटा कलेक्ट किया। ये गुजराती लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट, ये बच्चों ने 1 वीक का डेटा कलेक्ट किया था, ये फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट, इसके बाद
सेकेंड एक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन स्ट्रेटजी के बेस पे है। इसमें मैंने सारे फूड आइटम्स के पिक्चर्स, कलरिंग पिक्चर्स लिए थे। वेज फूड आइटम्स है इसमें, गुजराती डिशेस है, साउथ इंडियन है, मतलब सब कुछ है इसमें। शेक है, फिर आइसक्रीम है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सारे कलरिंग फोटोग्राफ्स मैंने निकाले थे। फिर एक टेबल पे प्लेट रखी थी। मैंने बच्चों को बोला कि आपको 1 बाय 1 करके आना है और आपको आपकी मनपसंद डिश बनानी है, मतलब थाली क्रिएट करनी है। आप जो खाना पसंद करते हो आपको वो डिश बनानी है। फिर बच्चों ने बड़े मज़े से इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी मनपसंद डिश बनाई, क्रिएट की। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो एक पैटर्न फॉलो होती है इसमें। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड एक्टिविटी है क्लासिफिकेशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट। ये एब्स्ट्रैक्शन बेस पे है। फिर इसमें क्या करना है कि आप एक्टिविटी 2 में जो डिश क्रिएट की थी वो बच्चों को लेके आनी है 1 बाय 1, और इसके हिसाब से उनको न्यूट्रिएंट के बेस पे उनको क्लासिफाई करना है। उसमें आप डिश में से एक फूड आइटम्स, फूड के पिक्चर्स को लेना है और उसमें से उनको कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है उसके ऊपर उसको टिक मार्क लगाना है। ऐसे करके सारे बच्चों ने ऐसा कर दिया। फिर मैंने इस सारे बच्चों का हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया बच्चों को कि आप देखो कि कौन से बच्चे का सारे न्यूट्रिएंट में टिक मार्क लगा है। हार्डली 1 या 2 बच्चे का ही था। तो फिर मैंने समझाया कि अगर आप दिन भर में, मतलब हर रोज़ ऐसा खाना खाओगे तो आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह, नेक्स्ट, ये सीटी के स्ट्रेटेजीज का है। नेक्स्ट, हाँ, आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। उससे क्या होगा कि एक या 2 दिन में कोई प्रॉब्लम या ऐसा नहीं होता है। अगर आप हर रोज़ इसी तरह का खाना खाते हो तो थोड़े दिनों के बाद आपकी बॉडी में उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, मतलब कुछ डिसीज़ होगा या कोई प्रॉब्लम तब आपको क्रिएट होगी। तो फिर मैंने बोला तो बच्चों को समझ में आया बात कि नहीं, हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब कि फूड हमारी थाली बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद जब एक्टिविटी 1 में 1 वीक का डेटा बच्चों ने बनाया था, उसमें भी मैंने बच्चों को बोला कि आप अब देखो आप दिन भर में कैसा खाना खाते हो। मैं गांव में पढ़ाती हूँ तो वहाँ बच्चे पूरे दिन कैसा खाना खाते हैं, सुबह में भी सब्जी रोटी, शाम को भी सब्जी रोटी। वो मैंने एनालिसिस किया था। फिर दूसरे दिन भी वही रिपीट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जंक फूड ही खाते हैं, पर उसकी ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा सुधार लाना है। मतलब हमें बताना है कि आप हर रोज़ एक ही तरह का खाना खाओगे तो सारे न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद बच्चे गांव में फ्रूट नहीं खाते, वो मैंने पर्सनली देखा है। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, बाहर का फूड पैकेट्स, उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो मैंने बोला कि उससे तो अच्छा है कि आप वो 20-30 रुपये का जो मतलब खर्च करते हो, उससे तो अच्छा है कि आप कोई एक फ्रूट लेके आओ तो आपका पूरा फैमिली उसको खा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा चेंजेस किया तो बच्चों को तब समझ में आया कि हर रोज़ एक ही तरह का नहीं खाना चाहिए, इससे हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। मतलब ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा चेंजेस लाना है। नेक्स्ट, चैलेंजेस तो शुरुआत में बहुत सारे होते हैं। बच्चे जंक फूड पसंद करते हैं, पर ये सीटी की हेल्प से पर्सनली मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ है। ये सीटी की हेल्प से बच्चों को जंक फूड और हेल्दी फूड के बारे में पता था। और अब पहले न्यूट्रिएंट के बारे में बच्चों को कम पता था, पर अब कैसा हुआ है कि अब जब बच्चा कोई भी चीज़ खाने के लिए उठाता है तो वो पहले सोचता है कि इसमें से मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा।
तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। पहले हम ऐसे ही न्यूट्रिएंट को समझा देते थे और वो 1 या 2 दिन में हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता था। पर अब क्या है, अब हर रोज़ बच्चा ये करता ही रहता है और वो पूछता है कि टीचर इसमें से मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो उसकी ईटिंग हैबिट्स में बहुत ही चेंजेस मुझे देखने को मिले। नेक्स्ट इम्पैक्ट लास्ट में बच्चों ने अपनी मनपसंद थाली, मतलब मनपसंद थाली, बैलेंस थाली क्रिएट की कि जिसमें 100% तो नहीं था पर 90 to 95% बच्चे ने उनकी परफेक्ट थाली क्रिएट की है। और पेरेंट्स का फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा मिला था, क्योंकि जो काम वो नहीं कर सकते थे, एज हम भी पेरेंट्स हैं, हमें पता है कि बच्चे नहीं, हम कहते हैं पर फिर भी नहीं सुनते हैं। तो अब बच्चे को पेरेंट्स ने पर्सनली मुझे बोला कि नहीं, अब हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। और हमारे स्कूल में जो MDM का, मिड डे मील का खाना आता है, वो बच्चे बड़े आराम से और अच्छे से खाते हैं। और ब्रेकफास्ट भी आता है हमारा, वहाँ पे 2 ब्रेकफास्ट आते हैं। तो बच्चे को मैंने बोला है कि आप घर से खाली डिब्बा लेके आओ। वैसे हम हमारे बच्चों को क्या करते हैं कि लंच देते हैं, पर मैंने ऐसा बोला है कि खाली डिब्बा लेके आओ और यहाँ से ब्रेकफास्ट लेके घर जाओ, आप भी खाओ, आपके फैमिली, आप अपने पेरेंट्स को भी इसका टेस्ट करवाओ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का खाना आता है। तो मुझे इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था सिटी की हेल्प से। थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चन? वो स्वादिष्ट क्यों नहीं होता है? हाँ, किसी बच्चे ने ये पूछा था कभी कि जो फूड है, आप बोलते हो हेल्दी फूड है, वो हाँ। क्यों स्वादिष्ट नहीं होता है? क्योंकि सारा खेल तो हाँ, उसका हाँ, ही है। हाँ, जो हाँ। पिज्जा बर्गर है वो हेल्दी नहीं है, लेकिन वो स्वादिष्ट होते हैं, इसके लिए बच्चे उस तरफ जाते हैं। तो ये दोनों मिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं गोले बेसिकली? हाँ, नहीं, बच्चों ने बोला था, पर हमने जब ये डिसीज़ के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ाया, तो उनको लगा कि नहीं, टेस्ट भी ज़रूरी है, पर हमारी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। Thank you. The fourth one, Yogesh Sharma from PM Shri Bay Center School. हेलो, नमस्कार, मैं योगेश शर्मा, PMC स्कूल थर्मल से, गुजरात से। मेरा स्कूल ग्राम्य क्षेत्र में आया हुआ है और उसमें टोटल 420 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 1 to 8 स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, सॉरी, गुजराती में लिखा हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हुआ है। 2022 दिसंबर में हमारा TCS के द्वारा ट्रेनिंग हुआ था सिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी के बारे में जब उसका लेटर हुआ तो ऐसा ही लगा था कि कंप्यूटर का कोई कोर्स है, वो करने जाना है। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि सिटी क्या है, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग क्या है। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे हम इस सिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ मिले, इसके बारे में जाना। और TCS के द्वारा 2023, 24 और ये 25 कंसिक्यूटिवली 3 टाइम्स मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। सिटी हमारे सब्जेक्ट में अलग अलग क्षेत्र में कहाँ पर कैसे यूज होता है, वो हमने सिटी की ट्रेनिंग के द्वारा जाना। दिस टाइम मैंने इंटीग्रेशन ऑफ सिटी
इन साइंस के सब्जेक्ट के बारे में लिया हुआ है। कक्षा है स्टैंडर्ड 6 और चैप्टर है गेटिंग टू नो द प्लांट्स, और उसमें सब टॉपिक मैंने लिया हुआ है कि रूट्स, देन सीड्स एंड लीव्स। नेक्स्ट मैडम प्लीज। सब टॉपिक जो है रूट, टाइप्स ऑफ रूट, देन टाइप्स ऑफ सीड एंड देन टाइप्स ऑफ लीव्स वेनेशन। सो सबसे पहले बच्चों को इसके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज दिया गया। बाद में बच्चों को इसका सिटी के द्वारा एक वर्कशीट बनाई गई जिसमें सिटी के कंपोनेंट्स यूज़ किए गए थे। तो सिटी के कंपोनेंट्स जैसे कि डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, पैटर्न और डिकम्पोजिशन, इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए एक वर्कशीट बनाई गई थी। तो सबसे पहले बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया था और बच्चों को एक हमने देखा है कि NEP 2020 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडागोजी को यूज़ करने का कहा गया है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस लर्निंग जो है वो उसमें पूरा आप सिटी का कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें क्या किया कि बच्चों को एक वर्कशीट दी गई और बच्चों को बाहर भेजा गया। गांव का स्कूल है तो हमारे मैदान में और आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो बच्चों ने बाहर गए और जो वर्कशीट में दिया हुआ था वो सब कि छोटा प्लांट निकालना है और उसका रूट का एनालिसिस करना है कि वो रूट्स किस टाइप का है। मैं इंग्लिश वर्ड्स देख लेता हूँ। यस, टैप रूट मीन्स का सोटीमय मूल तंत्र गुजराती में बोलते हैं, और तंतुमय मूड में फाइब्रस रूट्स। सो वो निकालते और देखते हुए एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट मैडम प्लीज। देख सकते हैं आप बच्चों ने ऐसा ड्रॉ भी किया था कि रूट्स जो है उसका जो फाइब्रस रूट्स होता है तो उसका लेटरल रूट्स भी होता है, और जो टैप रूट होता है तो उसका मेन रूट होता है। तो इस तरह से बच्चों ने उसका डिफरेंशिएट किया था। फिर बच्चों ने वो लीव्स जो होते हैं, लीव्स का भी एनालिसिस किया था कि लीव्स जो होते हैं तो उसमें जो वेनेशन होता है तो उस एक मिनट जस्ट, यस, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। तो उसको उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि किस प्लांट में किस तरह के वेनेशन होते हैं और उसका रूट का कैसा होता है। बाद में सेम अभी बच्चों को तो क्या है कि नेक्स्ट मैडम प्लीज। चैलेंजेस इसमें क्या थे कि बच्चों को बाहर तो सीड नहीं मिल सकते, तो फिर मैंने क्या किया था, कुछ सैंपल बच्चों को किया था कि आप घर से लेके आए, कुछ मैं लेके आए। तो इस तरह बच्चों को सीड्स भी दिए, और सीड्स के भी जो टाइप्स होता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट। यस, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो उसको में क्या डिफरेंशिएट है ना। और बाद में लास्ट में कि पैटर्न क्या फाइंड आउट किया बच्चों ने कि जो सीड्स है और लीव्स है और रूट्स है, तीनों में क्या पैटर्न होती है। तो बच्चों ने ये देखा कि जस्ट लाइक मेज़ का है सीड्स, तो हम मेज़ में देखते हैं कि बच्चों को कि उसका सीड्स है वो मोनोकॉट है, और लीव वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन है, और रूट टाइप वो फाइब्रस रूट है। जैसे कि वो दाल है, बीन्स होते हैं तो उसमें डाइकॉट होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट होता है। तो इस तरह से बच्चों ने पैटर्न सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वो सब फाइंड आउट किया, और इस तरह से बच्चों ने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से सीखा। नेक्स्ट मैडम प्लीज। बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह सीखा। हमने उनका रिजल्ट भी यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, गुजराती में थोड़ा है मिक्स हो गया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो टेस्ट लिया गया तो बच्चों में 36% ऑफ द स्टूडेंट उन्होंने 50% से ज़्यादा स्कोर किया था, लेकिन 24% ऑफ स्टूडेंट है उन्होंने लेस पासिंग मार्क से भी लेस किया हुआ था। लेकिन बाद में पोस्ट टेस्ट लिया गया
तो उसमें 65% ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 60%, एंड जो 24% थे लास्ट टाइम, उसमें 11.5% का इंक्रीज किया हुआ और बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेटिंग किए। नेक्स्ट मैडम प्लीज। तो कंक्लूजन में यह कह सकते हैं कि बच्चों ने सीटी के द्वारा बहुत ही अच्छा अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूव किया, अपना रिटेंशन बहुत अच्छा किया ताकि वो अपने मार्क्स भी अच्छे कलेक्ट कर सकते हैं, और बच्चों ने ग्रुप में काम किया तो उनका जो कोऑपरेटिव है लर्निंग वो भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने किया। नेक्स्ट मैडम प्लीज। सो थैंक यू सो मच TCS, IICR Pune and ACM and CS Pathshala. Please, any questions would you like to share with us? Thank you so much. Thank you so much. So the next one, Shipra Singh from ATS Chauri Chaura. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम शिप्रा सिंह है। मैं राजकीय आश्रम पद्धति चौरी चौरा गोरखपुर से हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। क्या आप लोगों ने कभी किसी कठिन पहेली को सॉल्व करने की कोशिश की है? क्या आप लोगों ने कभी अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता अपनाया है? या आप अभी कभी स्कूल में होंगे, आपको कोई होमवर्क मिला होगा तो आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके हल करने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम सभी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। अब मैं अपने बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो हमारे बच्चे रूरल एरिया के हैं और उनको कहा भी जा सकता है कि वो EVS बैकग्राउंड से आते हैं। मैं एक बच्चों का इंसिडेंट आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। हमारे यहाँ एक बार मैं क्लास ले रही थी, साइंस का क्लास चल रहा था और मैं प्रेशर के बारे में बच्चों को समझा रही थी। मैंने सोचा कि क्यों नहीं उनको विजुअली समझाया जाए। तो मैंने पूछा कि क्या आप लोग प्रेशर कुकर के बारे में जानते हैं? कुछ बच्चों ने कहा, कुछ क्या सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने कहा यस मैम प्रेशर कुकर के बारे में जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत ही रूरल एरिया से आते थे, वो लोग आज तक प्रेशर कुकर के बारे में नहीं जानते हैं। तो इससे आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे यहाँ के बच्चे कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। ये चीज़ें हम भी समझ सकते हैं कि आज की डेट में कोई ऐसा नहीं होगा जो प्रेशर कुकर के बारे में ना जानता हो, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रेशर कुकर के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे बच्चों को, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैम आप देख लीजिए। मेरा टॉपिक है मैजिक स्क्वायर, मैजिक ट्रायंगल और मैजिक सर्कल। मैंने बच्चों को पहले मैजिक ट्रायंगल के बारे में समझाया और वो होता है, सम होता है, 9 का सम होता है, 10 का सम होता है, 11 और 12 का सम होता है और 1 to 6 की ग्रेड होती है। तो मैंने उनको 9 का सम बताया, बच्चों ने 9 किया, 10 किया, 11 किया और सारे सम को अच्छे से हल करके हमको खुद वो खुद हमारे पास आए कि मैम ये मुझे समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने मैजिक स्क्वायर पे किया, तो मैजिक स्क्वायर भी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। मैजिक सर्कल के बारे में बच्चों ने खुद इनोवेट किया। आप लगा दीजिए मैजिक सर्कल की स्लाइड आगे वाली। बच्चों ने खुद इनोवेट करके मुझे दिखाया। तो हमारे बच्चे इसके माध्यम से, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के माध्यम से यहाँ पे बच्चे पैटर्न सीखे, मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड किए, समझे और अंडरस्टैंडिंग हुई उनकी मैथमेटिक्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आया जो सीटी के माध्यम से। और मैं थैंक करना चाहूँगी टीचर्स टीम को जिन्होंने हम लोगों को इतना आगे बढ़ाया। और हमारी टीचर्स टीम ने हम लोगों को बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ करने को दिया, यहाँ तक कि पहेलियाँ भी करवाया, हम लोगों से सुडेको भी करवाया, बहुत सारे किया। मैं टीचर्स टीम से शुरू से जुड़ी आ रही हूँ और टीचर्स टीम ने हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, इसलिए मैं टीचर्स टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अगला,
बच्चों की यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट हुआ, बच्चों की थिंकिंग डीपर हुई, बच्चों का स्किल इन्हेंस्ड हुआ और बच्चे पैटर्न को रिकग्नाइज करने में सक्षम हुए। बच्चों का बौद्धिक, तार्किक और जितनी भी क्षमताएं होती है सब आगे बढ़ गई कंप्यूटेशनल थिंकिंग के माध्यम से। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। नेक्स्ट कंक्लूजन, सीटी के माध्यम से सिर्फ हम साइंस या मैथ्स को ही या फिर कंप्यूटर को ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्टों को हम बहुत अच्छे से लर्न करके और समझ सकते हैं। मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम बच्चों को सही मार्गदर्शन और दिशा दें तो हमारे बच्चे एक्सीलेंस को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चन? Thank you, madam. Next is Pallavi Shirodi. नमस्कार, मी पल्लवी रमेश शिरोडे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पासली, तालुका वेल्हे, जिल्हा पुणे. माझा विषय आहे फ्रॉम ऑर्बिट्स टू अल्गोरिदम, व्हिज्युअलायझिंग द युनिवर्स विथ कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग. सुरुवातीला मी माझी शाळा ही अतिशय दुर्गम भागात आहे, पुण्यातील वेल्हे तालुका, जिथं कुठलंही वाहन जात नाही, जिथं एकही दुकान नाही अजूनपर्यंत. अशा दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना कॉम्प्युटेशनल थिंकिंगद्वारे खगोलशास्त्रीय संकल्पना रुजवण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. मॅडम नेक्स्ट. तर आपण खगोलशास्त्र किंवा आकाशात घडणाऱ्या ज्या घटना आहे, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, तारे, चांद्रयान मोहीम, ज्या आता घटना सुरू आहेत, त्यातून विद्यार्थ्यांना अवकाशातल्या घटनांविषयी खूप कुतूहल वाटतं आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हे कुतूहल आहे. परंतु विज्ञानामध्ये केवळ खगोलशास्त्राचा एक धडा इयत्ता 5वी, 6वी, 7वीला समाविष्ट असतो आणि केवळ तो वाचनाने किंवा फळ्यावर शिकवून मुलांना समजत नाही. तर या अमूर्त संकल्पना विद्यार्थ्यांना काही DIY किट्स किंवा मॉडेल्सद्वारे समजून सांगण्याचा मी प्रयत्न केला. आता विश्व ही अतिशय मोठी संकल्पना आहे, तर त्यातून आपण फक्त सूर्यमालेवर लक्ष केंद्रित करून इयत्ता 5वीच्या वर्गावर हा प्रयोग करण्यात आला आहे. तर सूर्यमालेमध्ये अनेक ग्रह, उपग्रह, धूमकेतू, लघुग्रह, बटुग्रह आहेत. परंतु ग्रहण ही नेक्स्ट घ्या मॅडम. ग्रहण ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी सुरुवातीला डिकॉम्पोजिशन ह्या काही DIY किट्सद्वारे आम्ही सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना सूर्यमाला, त्यातील ग्रहांचा क्रम कसा असतो, हे एक किटद्वारे विद्यार्थी स्वतः बनवून ज्यावेळी शिकतात, कारण कुठलीही गोष्ट प्रत्यक्ष केल्याने लक्षात राहते, ती पाठ केल्याने किंवा वाचून लक्षात राहत नाही. म्हणून त्या मॉडेल्सवर मी जास्तीत जास्त भर दिला आणि मॉडेल्स तयार करतानाच सिटी डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मॅडम नेक्स्ट घे. तर यामध्ये डिकॉम्पोजिशन असं केलं की सूर्यमालेमध्ये जे अनेक घटक आहेत, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतू, चंद्र, लघुग्रह, हे विद्यार्थ्यांना परिचय करून दिला वेगवेगळ्या भागांचा. त्यानंतर पॅटर्न रिकग्निशन म्हणजे काय की प्रत्येक सूर्यमालेतील ग्रहाला एक विशिष्ट कक्षा आहे आणि ग्रहाची गती आहे, कारण प्रत्येक ग्रह हा सूर्याभोवती फिरतो आहे आणि त्याचा फिरण्याचा कालावधी हा वेगवेगळा आहे. तसेच तो स्वतःभोवती पण फिरत आहे आणि यातून एक वेगळा पॅटर्न प्रत्येक ग्रहाचा तयार होतो आणि त्या पॅटर्नमधूनच आपल्याला ज्या विविध घटना म्हणजे ग्रहण असेल, पौर्णिमा, अमावस्या, दिवस रात्र हे कसे घडून येतात हे विद्यार्थ्यांना मी समजून सांगितलं आहे. त्यामध्ये स्लाईडमध्ये जरा चेंज दिसतोय फॉन्ट. ॲब्स्ट्रॅक्शन जे केलं आहे की अनेक ग्रह आहेत, पण मी फक्त सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र तिघांवरच फोकस केले आहे आणि त्यातून पौर्णिमा, अमावस्या आणि ग्रहण या संकल्पना समजून सांगितल्या. नेक्स्ट.
तर यामध्ये सुरुवातीला सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहण हे समजावून सांगताना पॅटर्न असा असतो की कुठलेही प्रकाश स्रोत आणि निरीक्षक यांच्यामध्ये ज्यावेळी एखादी वस्तू येते त्यावेळी तिच्या सावलीमुळे एखाद्या वस्तूचा प्रकाश हा अडवला जातो किंवा त्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो आणि त्यामुळे ग्रहण घडून येतं. मग हा जो पॅटर्न आहे हा विद्यार्थ्यांनी स्वतः ज्यावेळी मॉडेल तयार केलं, स्वतः निरीक्षण केलं की ग्रह कसे फिरतात, ते एका रेषेत कसे येतात आणि त्यामुळे कशा पद्धतीने ग्रहण घडून येतं. जसं जेव्हा चंद्र हा सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येतो त्यावेळी सूर्यग्रहण होतं, ते अमावस्येलाच का घडून येतं. चंद्रग्रहण हे पृथ्वी ज्यावेळी सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये येते त्यावेळी कसं होतं हे स्वतः किट्समधून हे स्टेप बाय स्टेप ज्यावेळी एक पॅटर्न त्यांच्या लक्षात आला की ग्रहांची जी कक्षा आहे किंवा गती आहे, फिरण्याचा कालावधी आहे, यामुळे हे घडून येतं आणि त्यामुळे त्यांना ते सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण ही संकल्पना खूप छान समजली. आणि या प्रक्रियेत मी विद्यार्थ्यांना हे नाही सांगितलं की हे अरे इथं तू पॅटर्न रिकग्निशन केलं, इथं डिकॉम्पोजिशन केलं, हे त्यांची एक थिंकिंग प्रोसेस आहे, त्यातून हे आपोआपच डेव्हलप होतं आहे या चारही गोष्टी. नेक्स्ट घ्या. तर इथं काही फोटोज आहेत की विद्यार्थी स्वतः बघतायत की कशा पद्धतीने ग्रहण घडून येतं आणि त्यांनी ते स्वतः किट्स तयार पण केलेलं आहे. मॅडम नेक्स्ट. त्यानंतर आता फक्त ग्रहणच नाही तर चांद्रयान जी मोहीम झाली त्यामध्ये जे रोव्हर आपल्याला लँड करण्यात आलं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर, तर ते रोव्हर मेकिंगचं मॉडेल तयार करून घेण्यात आलं. आता कुठलंही अनेक मॉडेल तयार केले, कॉन्स्टिलेशन असेल, PSLV रॉकेट असेल, तर या प्रत्येक मॉडेल तयार करताना या चारही स्टेप जे आहे की कुठलेही त्यांना मॉडेल DIY किट दिलं तर त्याचे आवश्यक पार्ट वेगवेगळे करणं, त्याचं विभाजन करणं म्हणजे तिथं डिकॉम्पोजिशन झालं, अनावश्यक भाग काढून टाकणे, कारण एखादा पार्ट जोडताना सर्किट वायरिंग योग्य प्रकारे जोडणं आणि त्यातल्या चुका सुधारून पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करणं, यातून या सर्व स्टेप बाय स्टेप मग ज्यावेळी योग्य कृती होतं तेव्हाच ते मॉडेल तयार होतं. एक जरी स्टेप तुमची चुकली तरी ते प्रॉपर मॉडेल वर्क करत नाही, म्हणजेच एक अल्गोरिदमिक थिंकिंग त्यांच्यात डेव्हलप होतं. तर अशा पद्धतीने अनेक जे मॉडेल्स तयार करून घेतले त्यामधून या चारही सिटी स्किलचा आपोआपच त्यामध्ये विकास झालेला आहे. मॅडम नेक्स्ट घ्या. हे रोव्हर मेकिंगचे काही चित्र आहेत. नेक्स्ट घ्या मॅडम. त्यानंतर कॉन्स्टिलेशन, PSLV रॉकेट, अनेक कॉन्स्टिलेशनमध्ये किती पॅटर्न्स आहेत ते पण मुलांच्या लक्षात येतं. मॅडम नेक्स्ट घ्या. काही सन डायल तयार करून घेतलं होतं की पूर्वीच्या काळी घड्याळ नव्हतं, परंतु सन डायलच्या साहाय्याने विद्यार्थी कशा पद्धतीने विद्यार्थी म्हणण्यापेक्षा पूर्वीचे लोक वेळ कसे बघत होते त्यामध्ये सुद्धा सिटी स्किल सगळे डेव्हलप होतात. मॅडम नेक्स्ट घ्या. हे मग खगोलशास्त्राची आवड निर्माण झाल्यानंतर आम्ही आकाश निरीक्षण कार्यशाळा रात्री ठेवली होती. याची सुरुवात सुडोकू पझल्स पासून केली होती कारण यातून हळूहळू त्यांचं थिंकिंग डेव्हलप झालं. नेक्स्ट घ्या. तर फक्त शेवटचं सांगते की इम्पॅक्ट असा झाला की विज्ञानाविषयीची भीती कमी झाली, खगोलशास्त्राची आवड निर्माण झाली आणि कुठलीही समस्या विद्यार्थी सोडवण्यास त्यांच्या पुढे दिली तर कशा पद्धतीने विचार केला पाहिजे हे त्यांना लक्षात आलं. आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 यामध्ये जे 6C डेव्हलप करणं आवश्यक आहे मुलांमध्ये की सहकार्य, स्वावलंबन, क्रिएटिव्हिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडन्स, कंपॅशन, हे सगळे या ॲक्टिव्हिटीतून आपोआपच डेव्हलप होतात. आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला जे कौशल्याधिष्ठित शिक्षण देणं अपेक्षित आहे आणि प्लस सिटी स्किल हे सर्वच या ॲक्टिव्हिटीतून डेव्हलप झालं. धन्यवाद. So next is Seema Bhange from School of Scholars, Atre Layout. A very good afternoon to all dignitaries, dear teachers and dear students also. मैं देख रही हूँ कि वो कल से बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं.
मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी CTS टीम का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने विचारों को व्यक्त कर सके या एक विषय को लेके सबके सामने प्रस्तुत कर सके। विशेष आभार गीता पांडे मैडम का, जो इस पेपर के प्रेरक हैं। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन का विषय है, मैम प्लीज फर्स्ट स्लाइड, मुहावरे की भुलभुलैया सुलझाइए CT अप्रोच से। तो भाषा को देखे तो NEP कहता है कि 3 भाषा सूत्र जो अभी लागू किए गए हैं, इसमें राजभाषा हिंदी का भी बहुत अधिक महत्व है। तो उसी विषय को लेकर मैंने यहाँ पे अपना एक विषय चुना है, मुहावरे। अब मुहावरों में CT अप्रोच कैसे प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर मैं दर्शाना चाहूँगी। मैम नेक्स्ट स्लाइड। CT अप्रोच का उपयोग क्यों किया गया है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भाषा में कैसे CT ला सकते हैं। तो समस्या क्या थी कि जो बच्चे हैं, जब कक्षा में मुहावरे पढ़ाए जाते हैं तो देखा गया है कि वो मुहावरों का सही अर्थ नहीं बता पाते हैं, और जब वो मुहावरे प्रयोग करते हैं वाक्य में तो उसमें कई त्रुटियां होती है, अशुद्धियां होती है। साथ में ही जब वाक्य संरचना यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं तभी भी उसमें गलतियां पाई गई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो CT अप्रोच का जो पहला पड़ाव है डीकम्पोजिशन, इसका प्रयोग मुहावरे के लिए कैसे किया गया है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे एक मुहावरा आपको दिया गया है, नाक में दम करना। तो इसमें इस मुहावरे को इसके अलग अलग चरणों में बांटा गया है। अगर हम देखें तो इसमें पहला मुख्य शब्द है नाक, और दूसरा जो टर्म है वो है दम करना। तो शाब्दिक अर्थ है नाक, यानी अगर हम नाक को बंद करते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी तरह से इसका अगर हम लाक्षणिक अर्थ देखें तो अर्थ निकलता है कि बहुत परेशान करना। तो CT के जो डीकम्पोजिशन के माध्यम से छात्रों को एक शब्दांश, यानी जो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, केवल एक सिंगल वर्ड नहीं होता है, तो प्रत्येक शब्दों के अर्थ जो है सरलता से समझाए जाते हैं, उसका जो है फिर कोरिलेट किया जाता है। उसके उपरांत जो बच्चा जो है इन सब स्टेप्स के बाद में उसका वाक्य में प्रयोग करता है तो वो कुछ हद तक सही मायने तक पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक और उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक मुहावरे को हर एक शब्द को ब्रेक डाउन करना, ये भी एक डिकम्पोजिशन या विघटन का पार्ट है। अर्थ का विश्लेषण करना यानी एनालाइज करता है, बच्चा समझता है कि उसका सही मुहावरा का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि एक लाक्षणिक अर्थ भी होता है, उसका एक भावार्थ भी होता है, वो वहाँ पर हमने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे एक एक्टिविटी ली गई थी बच्चों को, एक मुहावरा दिया गया था और बच्चों को कहा था कि तुम एक मुहावरे के 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो मुहावरे के कई वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं। तो जब बच्चों ने यहाँ पे 4 वाक्य बनाए तो उनसे ये कहा गया है कि आप जो वाक्य में शब्द आए हैं उन शब्दों को छोड़ दीजिए और जो मूल भाव यहाँ पे बताया गया है, जो मुहावरा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो एक कंक्लूजन पर बच्चे पहुँचते हैं कि वास्तव में मुहावरे का सही अर्थ क्या निकल सकता है, यानी बाकी के जो अर्थ है वो निष्क्रिय हैं और हमें वहाँ से क्या ग्रहण करना है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटी ली थी क्लास में, तो चित्रों के माध्यम से, जैसे मुहावरे जो है एक पैटर्न में भी होते हैं, जैसे किसी भाव को लेकर या किसी समस्या को लेकर, तो यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से बच्चों ने मुहावरे बनाए हैं और वो भी बहुत अच्छे मुहावरे का यहाँ पे निर्माण हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। कक्षा में एक वर्कशीट दी गई थी जिसमें भावों को लेकर मुहावरे हैं और उन्हें ये बोला गया था कि आप लोग भावों के अनुसार जो है इस मुहावरे को अपने इस आंसर शीट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सेम है। नेक्स्ट स्लाइड। मुहावरे में जैसे डिजिटल पैनल है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग गेमिफिकेशन भी करते हैं और बच्चे उसको बड़े शौक से खेलते हैं क्योंकि उन्हें डिजिटल पैनल में अपने गेम को खेलना बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट।
आज ऐसी स्थिति है कि बच्चे मुझे खुद सजेस्ट करते हैं कि मैडम आज हम डमशराज खेलेंगे मुहावरों को लेकर, या फिर बच्चे जो हैं ये बोलते हैं कि मैडम आज हम जो है मुहावरे की अंताक्षरी खेलेंगे। नेक्स्ट, कुछ चैलेंजेस आए थे हमें जब इस एक्टिविटी को क्लास में लिया गया। ये देखा गया है कि कक्षा में सभी भाषाओं के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे जो मराठी भाषी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हिंदी भाषा का थोड़ा सा कम ज्ञान होता है, तो उन्हें एक सही शब्द को चुनना थोड़ी परेशानी होती है। इसी तरह से मात्रा की अशुद्धियाँ प्लस वाक्य रचना में थोड़ी तकलीफ पाई गई थी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट, यानी इस पद्धति से जब कक्षा में मुहावरे बताए गए बच्चों को, तो ऐसा हुआ कि बच्चे कुछ क्रिएटिविटी करने लगे, साथ में ही मुहावरों की संरचना को तोड़कर वो अब खुद ही जो है एक मुहावरे का खुद समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, एक और मैंने यहाँ पे सैंपल बच्चों को एक एक्टिविटी दी थी कक्षा में, जिसमें बच्चों ने मुहावरे का प्रयोग करके खुद कहानी निर्माण की। ये बच्चों ने खुद कहानी बनाई है, यू कैन सी, और ये कहानी बहुत ही सुंदर है, अगर आप पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़िए। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? Thank you. The next one is Seema Bedarkar, Nidhi Parashar, Roshni Dhoni from School of Scholars, Wardha. Good afternoon, everyone. Today we are here to share a fun and meaningful grammar activity which we conducted in our school. It's known as If-Else Grammar Game. So if we talk about grammar, if we conduct any activity regarding grammar, we just do usually making sentences, fill-ups, or match the column. So sometimes it becomes monotonous for the children. So we thought, why should we not go with something interesting? So we thought that computational skill can be used in that. So we included CT skills in understanding conditional sentences. We also use Scratch, a coding platform, to let students turn grammar into stories and interactive games. Through this activity, if you talk about, students understood grammar as well as they started thinking in grammar. They started creating their own stories. They started making their own interactive games. So we can know, fine. So we started with the activity. We conducted a pre-test and we gave few simple questions to the students about the conditional clauses or if clauses. And we give simple sentences like, if you study, you will pass. If you were a bird, what would you do? So this way, we introduce some kind of conditional sentences. And then we move to real life scenarios. Like, if it rains tomorrow, then what will you do? Or else, if you forgot your homework, then what could happen? We did not jump to the grammar rules. We just bring them to the natural conversation so that they would understand that conditional clauses is about something which is happening with everyday thinking. Next, we gave them, gave them short sentences, which was the task which was given to them is to find out type 1, type 2, and type 3 clauses. So, and they worked in pair. And they started noticing the pattern in all these sentences. So type 1 uses will, type 2 uses would, and type 3 uses would have and had. So this sorting helped them using CT skills. So when we talk about CT skills here, we came to first one, the decomposition, breaking each sentence into parts, that is if clauses and result. Then we came to pattern recognition,
finding what is common in each group. And then we move to third one, that is logic, that asking, is this real, imagined, or about the past? So instead of memorizing the rules, children came to know or else understood why this is type 1, type 2, or else type 3. Then we moved on to the next step, that was grammar to logic. Here in this particular step, first of all, we introduced the structure of if and else in Scratch. We told the students that in if statement is like a conditional sentence. The way we use conditionals, in the same way, computer also requires certain set of rules. We took simple examples like if you press the green flag, the cat would dance. And now the next challenge was to ask the students to convert these natural sentences into code language of computer. So after giving ample of practice, the students started building mini stories using this logic. They generally use real life scenarios. They use sequencing, that is deciding the order of action, abstraction, focusing on what is important, and algorithmic thinking, like step-by-step instructions. After that, we moved on to the third step, that was testing and debugging. In this particular step, we asked the children to check each other's Scratch codes. So in pairs or in groups. So they ran each other's codes and gave feedbacks. Even they asked questions to each other that what would happen if your code doesn't work, which blocks needs to be fixed. So here what they have done is they tried to find out the errors and they tried to fix them. This is what was debugging. After that, next slide please. Then, once they completed all their stories, we asked them to share their projects in front of the class. They explained their projects with the help of grammar terms over here, that which kind of conditional clause they have used, what is type 1, which one is type 2. Apart from that, they talked about their characters, that when they are going to do and what action is going to be performed based on the conditional clauses. After that, we took peer feedback. Even the children who were struggling to take interest in grammar, they also were happy because they have done at least something. After that, we conducted a poster feedback test or small quiz, which just to check that how much the students have learned. And we saw that near about 40% students have shown improvement in their conditional clauses. Most importantly, instead of teaching grammar in a rule-based method, this was the way of teaching grammar in logical and fun way method. Just a recap of the CT skills that were used over here. First one was decomposition, breaking down conditional sentences. Then sorting sentences into types, that is pattern recognition. Abstraction, focusing on important words like if and what would happen had. Algorithmic thinking, designing logic and flow in Scratch. Now, when we talk about challenges, we found out that new users found Scratch difficult. It was usually a visual one, but then to make it connect, it was difficult for the students. Then connecting grammar rules to coding logic, the children were knowing what are the grammar rules, children were knowing what is coding, but to bridging the gap, some was difficult for them. And then mixed pace of learners. There are some students who understand very easily in our class. There are certain learners, they need hand-holding, and there are certain mediocres, we just push them, they learn very easily. So these were the challenges. And the variations, if we talk about, we shifted from textbook drill to story-based coding. We use visual tools to explain grammar rules. We introduce guided sentences mapping. And the impact which we observed is increased engagement in both English and ICT, peer collaboration encouraged, applied grammar in real world and coding context, CT skills support language comprehension, 70+% students showed better grasp of conditionals, better understanding of conditionals, enhanced logical thinking, creativity,
and collaboration. And the last, we can say that it empowers students with transferable skills like problem solving, reasoning, and abstraction, all while making learning joyful and meaningful. Thank you. Any questions? Thank you, madam. The next one is Madhura Kedar Deshpande from Kalmadi Shamrao High School, Ganesh Nagar, Pune. I'm audible? Yes. So first of all, I'm honored to share my abstract with this. My topic is exploring Warli art through computational thinking. Hello, good afternoon. I'm Madhura Deshpande. I'm from Dr. Kalmadi Shamrao High School, secondary section. Next slide, please. So this things I'm going to talk about in my presentation today: introduction of Warli painting, decomposition of a picture, pattern and algorithm in Warli art, impact and conclusion. So over here you can see the objectives. The main objective which I want to focus on, this activity I have done with grade 5 students, wherein I want to teach them the fundamentals of computational thinking through the creative lens of Warli painting, and to explore Warli patterns and design, loops and conditionals, and to write algorithm to create Warli art. So, as you all know, Warli art is a traditional art form. It's from Maharashtra. It's a tribal art. So, if you see this, he's the person whose dedication and hard work make this art reach to local to global level. So, he is Jivya Soma Mashe. And if you see, there are certain artworks, I have put it over here. In this, it's a simple and what you can say, simple basic shapes are used in this particular art form. Okay. So if you see over here, this is the basic shapes. This is the decomposition. I have done it over here. So this is the symbolic art form. So each shape has a meaning. So circle represents the sun or a moon in the picture. The triangle, mountains and trees. The square is 4 direction, fertility, and even the piece of land. And the circle of life indicates with the spiral. So next to that, you can see it's a human figure. So as you all know, the human figure is done always in this particular style, 2 triangles. So these are the people, those who stay in jungles. So they believe that the nature is the god. So that one triangle indicates the human and the next one indicates the nature. So they want to maintain the very delicate balance between the human and the nature. Though this image looks same, male and female, but there is a difference. The difference is when they draw the male figure, the top triangle is big and the bottom triangle is small. And when they draw the female figure, the top triangle is small and the bottom triangle is big. So this is the way they make the differentiate between the male and female figure. Can I have next slide, please? So Warli art has specific patterns. So first image you can see, it's a pattern, circle, and this pattern they have composed this and they have created a tree. It's all symbolic. The second one is the linear pattern. Third one is the pattern which they begin from the center. So these are the specific patterns they have used in the Warli painting. And over here you can see it's geometrical, floral, and animals. Everything is done by using only basic shapes. And next. Okay, now this activity I have done with grade 5 students. So this is the way I have used the algorithm. So they have to define the rules for creating the pattern, whether they want to use the circular pattern
or the linear pattern. Then we use the strategy called KWL. That is what we know, what we want to know, and what they have learnt. So over here, I have used them lot of questions, a lot of brainstorming was done before I have conducted this activity. So which shapes will you see? So they have to actually, they have to really dig the picture. What colors will you see? Because even in the traditional style of Varli painting, very few colors are being used, because the colors which they get from the nature, only those colors they have used in the Varli painting. How to draw human figures? So as I have said it before, only by using triangles, they have to create the human figures. How will you arrange the shapes? Repeat the pattern to complete the drawing. So these are the city skills I want to incorporate in my teaching of Varli painting. So in traditional style of teaching, what we usually do is just to get the reference picture and just to copy it. But while using this activity in city style, I want them to do a lot of brainstorming, and they have to come up with certain patterns, and they have to come up with the different form of art. Next slide, please. So over here, you can see this work is done by grade 5 students. Over here, if you even see the base of the paper, they have colored by using their fingers. They did not use the color. They did not use the brush. They used their palm to color the picture base, because I want them to get the real feel of how the Varli people actually cover the walls by using their hands. So this is the way the students have come up with these ideas. Next slide, please. Yes, and these are the city skills I have used in my drawing. Algorithm, so they have to identify shapes, steps, and to create pattern. The pattern recognition, basic shapes they have to recognize. Loops, the patterns are repeated. The shapes are repeated. The conditional, the use of appropriate shapes, keeping balance of human and nature, and abstraction. So they have to simplify the drawing, and they have to create a new type of art on their own. Next slide, please. And this is the impact of the students. Actually, I was not very well versed with the technology, but students said that, ma'am, instead of now we have done this activity on the paper, now we will try this activity even by using Scratch programming, logo programming, and pen commands. And over here you can see they are engrossed in doing this activity, because I think by using the city skill, they are able to think this simple art form in a very divergent way. Thank you. Any questions? Yes. Art subject. I'm an art teacher, so I've tried to do this activity, art and city So it's together. amazing. Great Thank job. you. Any more questions? Thank you. So the last presentation for this session, Priya Mishra from School of Scholars, Atre Layout. Thank you so much, ma'am. And first of all, I would like to thank organizing committee of CTIS, and of course my mentor, who is Geeta ma'am. And after then, yes, I am Priya Mishra from School of Scholars, Atre Layout, Nagpur. And my topic is CT-based unplugged activities in the classroom. Actually, our school provide some My School book for each subject, and in those worksheets we are having some worksheets, and those worksheets are based on different topics. So from that worksheet of standard 2, which is of math subject, I have taken 2 puzzles, and here I am going to share that how my children used computational thinking while solving those puzzles. So my first puzzle is, please change the slide. Yes, my first puzzle is the mystery multiplication grid. Here, children had to find out the value of each food icon, and every food icon is hiding number. So,
first of all, I allowed children to solve find out the values of each food icon by their own. After then, I asked some questions to children that from where they begin and what was the first icon they find the value of that food icon. And after then, children means different answers they were giving. Some children tried with first row, first column. There they saw that that pancake is there, and when pancake is multiplying with 0, so they are getting 0. So there they were saying ki first they tried with 1, then 2, then 3. So it means they were not getting clear picture what number they should take. So they got this clear understanding that they are not able to fix the value of that pancake. So they moved to another food icon. After then they tried with all the food icons, and at last they reached at second row, third column. There they saw that 2 multiplied by banana is equal to 12. It means from there they got that banana's value is 6. Wherever banana appeared, they put the value of banana as a 6. And after then they found out that in row 2, column 1, banana multiplied by 0 is equal to coffee mug's value. It means from there they got that coffee mug's value must be 0, as they know the property rule for 0. And if 0 multiplied by any number, they'll be getting the 0 only. So from there, they got the value of coffee mugs and banana's value they already get. After then, they came to again second row. From there, they got the value of banana, and they saw a second column. So there they saw that when banana is going to be multiplied with avocados, so then they are getting the value, means banana again they are getting. It means all the outside columns, food icons are repeated in second column. So they got to know that avocado's value must be 1, because they know the identity rule for multiplication as well. So from there, they got the value of value of banana, then coffee mugs, then this avocado coffee mug. They faced a difficulty when they moved to next one, which is pancake, donut and french fries, because they were supposed to use trial and error. They were supposed to fix the value. They were supposed to take the value for each food icon. So there they started using trial and error method. So some children first fixed the value of that pancake and they took 1 only. They tried with 1. When they took 1, so they got the value of donut as 2, because 1 multiplied by 2 is 2. So from there they got value 2. And after then, as they got the value of donut as 2, so they multiplied donut's value and 2, which is written in third column outside grid. So 2 multiplied by 2 is 4. It means they got the value of each food icon. But for finding out the last 3 food icons, I was getting different answers. Some children, what they found out, ki in third column, 2 is written in outside of the grid, which is in even number. So whatever food icons are coming in third column, all the food icons value must be an even number. So they tried with donuts value as 2. So different answers they were getting. So this was my first puzzle. These were some key guiding questions. What I used while solving puzzles for making them engaged and active, so that, and they were getting some clues also, and they were not going out of track. So they were able to find out the values of food icons, means normally and accurately. Ma'am, please, next slide. Yes. Here I have used some materials, like for visual learners I used this table grid, because some children struggle with tables. So for them I provided this table grid and some number cards also, because some tactile learners are there, which students felt more attentive
and if they get something in their hands, so for them I have provided some colorful cards. They were putting number cards on the over the food icons, and they were just manipulating and here and there, and they were getting the values of each food icon. Some shy learners are also there, so for them I told to write whatever they solved and whatever strategy they have used. So they written their idea on the paper, and then they shared with us. Ma'am, please next slide. This was my second puzzle. In this puzzle, children had 5 bags of coins, 10, 20, 30, 40 and 50. And children were supposed to arrange the bags of coins in such a way so that in larger bags, as much, exactly twice as much coins as come whichever are coming in smaller chest. So for them, children have tried a lot, and I provided paper cutouts to children. So children were doing just where they have to put coin, in which chest they have to put the which number of coin, which bags of coins, and in which bags of coins. But they were taking a lot of time. So I asked them to find out the total first. They found out the total as 150. Then I asked, just split that number into parts, so that one part must be just twice of one part. So they were telling different combinations, and at last they told me 50 and 100, where 100 is just twice of 50. So after then they got clear picture of it, that in smaller chest every time they have to make 50, and in larger chest they have to make 100. So in that way they solved this puzzle easily. Impact was like, my children are more excited when they solve puzzles, and they take less time than usual when they solve the puzzle, because they know how and in which way they have to solve the puzzle. Like whatever CT modules are there, they use them, and after then they solve. So they solve questions in less time and accurately. I have seen the impact in results also. Earlier my children were in our exam, CT based questions also come, but earlier children were not solving, means most of the children were solving, but some of children were like, it's okay if we will not solve, what happened. But now children are trying, and they love at solving. So these are some impacts what I found. Next, ma'am. And these are learning outcomes. So CT really helped a lot, and now my children feel very happy and very enjoyable when they solve questions from those booklet. Thank you so much. Thank you. Any question? Distribute the certificate. Just wait. Hello. Video. मधुरा देशपांडे. रोशनी ढोणी. निधि पराशर and Seema. सीमा भांगे.
Miss Pallavi Shirode. Miss Shipra Singh. Mr. Yogesh Sharma. Miss Brinda Patel. Mr. Mehul Kumar Prajapati. Mr. Mut Patel, Lakshmi Chand, Pankaj Kumar Lakshmi Chand. So, Sonia, anything to say? Hello everyone. The next session will be a poster and demo session about CT and inclusive education. So first we will have a short presentation by Jyoti Bisht and Rishi Vadana from Vision Empire Trust about the journey of CT and inclusive education for the students with visual impairments. Rishi and Jyoti. ये प्रेजेंटेशन है, टाइमर लगाना है. Good evening, everyone. Sorry for the throat. We have a very bad throat today. Bear with us for next 10 minutes. Yeah. Okay. Good evening, everyone. I'm Rishi and Jyoti. yes, we are from Vision Empower. So we are here to present a paper titled Computational Thinking in Special Schools for the Blind, a Vision Empower Journey with CTIS 2021 to 2025. So we would like to share a bit about how the collaboration actually happened between Vision Empower and CS Pathshala. So as many of you all know that CS Pathshala mission is to teach computing as a science to every child, right? At Vision Empower, we focus on ensuring equal access to computational thinking for children with visual impairment through inclusive education. So this shared purpose actually, brought us together, and thus the collaboration happened between us. And yeah, and I think we all will agree that computational thinking is an essential skill for all the children, isn't it? Right? So what we have done is that by combining CS Pathshala's CT curriculum with inclusive innovations from Vision Empower, we have developed around 70 plus accessible games to develop computational thinking skills for children with visual impairment. And since 2021, we have been participating in CTIS, and Jyoti will take you through the details of the journey.
Yeah, so looking at the journey, we in Vision Empire we work with schools for the blind, and there's a project that run across 150 schools that we work with. The project is called VICT, Computational Thinking for Visually Impaired. So in 2021, we did for introduction of Project VICT at CTIS conference, where we showcased ludic design for accessibility. So it's a play-based method where we play games with the children and they learn CT skills. So that was the first introduction to CTIS. In 2022, we did again another presentation which was based on how you can play online CT games with children with visual impairment. And there was also tagged grand challenge where 70 tactile games entries were received. In 2023, that was the first time when teachers submitted their abstracts and we got entries from the teachers of special schools for the blind. In 2024, we saw that there's increase in numbers, so from 6 to 23. And this time the teachers were presenting mostly Vision Empowered CT play plans in the conference and during the demo session. This year we saw that there's 95 submissions in total. So there were 67 from the teachers and also from pre-service teachers, B.Ed and D.Ed students. We also saw that there's shift in the understanding of the teachers. So earlier they used to present Vision Empowered CT games, but this year they came up with their own activities of how they can teach CT in their schools and how they can integrate it to different subjects. These are a few pictures of the journey. As we were talking about the Tag Grant Challenge, so we are still continuing some of the games from the Tag Grant Challenge. And one of the space that Tag Grant Challenge gave us is to tell everybody about what tactiles are. And even in special schools where we have regular children or children with special needs, teachers there also they are using tactiles, which is one way to make classes and activities more interactive. Yeah, so a few of the games we have mentioned here, such as Vedic Square, Linear Search, Polyminos, we are still continuing and playing in the schools. We would also like to mention about the engagement journey, how we are working with the teachers. So we have a series and a sequence that we follow. We first start by orienting the teachers about what is CT, what is CTIS conference. Then we work with them, helping them in understanding the basic of the CT pillars. And then we do workshop and training sessions as well with them. Then we sit with them and we also help them in writing the abstract. Sometimes we get, so the teacher, they write and they send us pictures like a handwritten thing, and then our team helps in transferring it to a Word document. There's also practice and mentorship, and we also do internal review for the teachers. They also present it to us because for them it's like a first time when they are presenting something in such a platform. We also provide support and community building as well to the teachers. As we said that this time we received more than 60 plus entries, and this was one of the highlight where this year we organized regional CTIS conference in Bangalore, where there were 35 presentations from 11 states, and Rishi will brief about the regional CTIS conference. Thank you, Jyoti. Yeah, so 2025 is a special year for Vision Empower. So this was the first regional conference that we have conducted in collaboration with CS Pathshala. So like Jyoti told, we had 35 presentations across 11 states. And the conference actually featured paper presentations by the special educators, and we had demo sessions by the special educators, followed by which we also had, we conducted a pilot of BEBRA's India Computational Thinking Challenge activity with the special educators in an accessible way. And also we had an interactive workshop which was conducted by Sonia and Kritika for the special educators, and which actually helped them to deepen their understanding of computational thinking pillars. So to mention a few key, highlights of VE Regional CTIS. There was diverse stakeholders participation, and then teachers are very creative and they came up with innovative ideas to make CT inclusive. And also there was a deep commitment that we could see in each teacher to make, to integrate CT into their classrooms. So these are a few highlights that we had. Yeah. So it's a glimpse of VE Regional CTIS. If possible, you can have other. Just click one more. That's okay.
That's okay. Sure. Okay. So having said that, so when we talk about accessibility and inclusion, I think tactiles play a major role to make it suitable for children with visual impairment. So tactiles are nothing but we create it using easily available materials, which is cost effective, and we make it. Using varied textures, different materials, so that the children can touch, understand the concepts very easily, right? And we create tactiles extensively to make both STEM education and CT concepts accessible and enjoyable. Yeah, yeah. We have a couple of examples here. So this is a shape puzzle basically, which we have made it accessible. It's a simple handmade tactile board, which was taken from a math textbook. So we have made it accessible using just board and the thread. So the students has to find out how many triangles are there. So these are mapped with CT pillars. So these boards will be kept in the demo sessions as well. You can come and explore the shape puzzles as well. So these are some of the tactiles that we have made. Yeah, Jyoti. Then one more example is for algorithmic thinking, where we have the roadmap. This is the image that we have taken it from the textbook and we have made it tactile. As Rishi was saying that we use different textures and shapes for it. We'll be keeping these outside and you can have a look at it. Yeah, coming to the conclusion part of it, as we said, coming together, we have made this journey more accessible for students with visual impairment, coming up with different ideas. We have also seen teachers from where we had 1 entry and then 5 and then finally we had 60 plus entries from the teachers, and teachers finally coming up with their own activities of how they can make CT more accessible and how they can integrate it to their subjects as well. And a growing community of inclusive CT educators empowering more children to be a part of future inclusive CT innovator community. We will also have a demo session after the tea break. Our teachers are there, so we have 16 demos where the teachers will be demonstrating their activities this time. Yeah, and we have we have Vision Empire team as well who will also be demonstrating their games. Yeah, thank you. Thank you, Rishi and Jyoti. So the next, there's a short presentation about a human code sequencer, a sample presentation apart from the demos that have been lined up in the first floor. It'll be presented by Rajesh from Vision Empire and Nagaratna ma'am as well. Sorry? You have a question. Do we have time or do we? Okay. Yeah, you can pass. Sure. By the time they get ready, just one question. Jyoti, want to take? Yeah. Multiply your impact. So are we approaching it in that way? Yeah, we have seen that thing as well. As I said that we are working in 150 schools. In some of these states, we have the collaboration with the government as well, where the government support us in doing, so we have one CT period in a week in these schools, wherever we have the government collaboration. In other states where we don't have the government collaboration, we have support from the schools. That's how we are doing it. But in some of the schools, we do. In some of the states, we do have collaboration with the government. The department in which the special schools for the blind comes under. Thank you very much.
do you expect anything else from the government and something which we can push from here as educators over here? A vision or an expectation? Okay, I think we'll schedule a 2 hour meeting if we have to. But one thing that which we really need is the fact that the curricular materials are not accessible by default. So we spend a lot of time converting the existing curricular material. They are not at source accessible. So we spend a lot of time, money, and effort making them accessible and then taking it to the students. So the biggest help that policy-wise or the any of the governments can do is to make all curricular materials born accessible, such that NGOs like us can focus actively on taking the materials to the students and empowering them. That's probably the top one I can think of. But there are really lot more that we can take help from the government. Yeah, but this probably is top one. Thank you. Over to Rajesh and Nagaratna ma'am. Good afternoon, everybody. This is Nagaratna Arbat from Vision Empower. My co-author is Rajesh. I'm Rajesh Espali from Mysore, Karnataka. The game Human Code is a game without the any tactile board. We are not using here tactile board or anything. This is mainly to make the students to understand the programming in the computer. We have okay, basically we have not used any tactile board or anything over here. Using the human and their action, we have made the students to learn about the computer programming, and just this is a hint given to them to learn what is a computer programming by making themselves to perform certain activities. So the activities implemented in 4 steps. First, we made the children to step-by-step instruction. That is, one should act as a programmer and one is a robot here. So the programmer will write some instructions one by one after the other. He keeps which has been written in the braille, and the robot will follow the same instruction one after the other, which is being kept by the programmer. For example, the programmer has kept like one is move forward, or turn right, or turn left, and clap once. So according to the programmer's instruction which has been given, will be should be acted by the robot. So step 2, it is learning loops. See, loops mean what? Repetition. See, if the programmer has written like jump, so it jump 3 times. So one thing should be repeated 3 times, like jump 3 times, clap 3 times, turn left 3 times. How many times he has written, so that has to be done. So
if condition. No? So this is again learning condition. That is if condition. If something is before you, turn to left. Or if I clap, you should stand still. So, something like that. The if condition should be known to the children. By this, the students will learn the condition. Step 4 is debugging. So here the debugger will come and check. The teacher will keep the order of somewhere. The teacher will miss the order of instruction kept by the programmer to make the debugger to check what is the mistake has been done and correct it. So next is the computational thinkings which is being used in this. One is decomposition, algorithm skills and patterning skills, and debugging and the abstract solutions. So the challenges faced, because this was taught to the teachers online to teach the students in their schools. This was not in the one school. We didn't play it in one school. This was played in the different 5 schools, and the teachers, some teachers were also visually challenged to, and when I was also visually challenged to teach them in online was a challenging for me, but I made it, and it was successfully. Teachers carried the game successfully and made the children to perform the game and actively participate and learn what is about the programming. See, impact. The students actually learned what is about the programming by making the activities themselves, and this made them to learn very much easily, and they started doing it day by in their daily activities also. They started telling that giving instructions like this. This is the this thing example. One example actually, how to serve food. So the step by step, students only gave the instructions and created a program like. So in the same way, like not only one just example I am giving that, like go to this thing, ask the students to go to dining hall and then go to kitchen and bring whatever the food has been cooked today, and then serve one by one curry, then again rice, and then chapati, and then again whatever. How usually in a pattern, how do they serve in an algorithmic way? So, and this helped the students to learn how to work in a team and develop the programs in a computer. Conclusion. This is an hands-on activities and very helpful to VI children. Without any tactile board, among themselves doing the performing the activities, they learned what is the programming. Thank you for giving an opportunity to present the paper. Thank you, Nagaratna ma'am and Rajesh. Any questions for them?
Thank you. Thank you. So just to give a context, we have different models of engagement with the different special schools for the blind. There are some places where it happens with a resource person who is a teacher working daily with the school. There are some places where the school coordinators visit once a week, and there are places where it happens in a hybrid mode, like the one which Nagaratna ma'am talked about. So thank you so much for this opportunity to talk about Vision Empower's efforts in computational thinking, and please do visit the demo stalls in the first floor. Thank you. Over to you, Sonia. Okay. Can we have a big round of applause for all the presenters today? Okay, we have something more lined for you. So we will go upstairs, have chai, and then you see the posters and play the games, and come downstairs at 5:15, because there is a cultural program that the PICT students have arranged for you. So they are going to sing. And where is Sana? Khade ho jao yaar. Okay, so yesterday we were asking that, what should we do? So Sana suggested that we will play Antakshri, and the Antakshri can be in the language of your choice. So Jam said if somebody wants to sing in Tamil, then what? So it's left to you. And Sana suggested that, so we have a short performance, but then it's over to all of you to play Antakshri. Does that sound like a plan? Yeah, and after that there is dinner at 7. And we will come back again tomorrow morning. So, okay with everybody? Okay, great. Thank you so much.